हाँ जी, चलो जी। कॉस्ट शीट चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करते आगे। आपका होमवर्क था सप्लीमेंट्री का थर्ड और फोर्थ। ट्राई किया, मतलब हो गया, बहुत अच्छी बात है। आओ जी, बैलेंस आज इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे। जो ये आरटीपी नवंबर 21 का सवाल है, आरटीपी नवंबर 21 का सवाल है। 99% ये एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं, जीएसटी तो छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। मतलब टोटल 29 पॉइंट है, 29, 99% है। ये एग्जाम में ऐसा सवाल नहीं आएगा 10 नंबर का, बट स्टिल आईसीएआई ने अगर आरटीपी में डाला है, वी कैन नॉट लीव इट कि हम छोड़ दें और पेपर में आ जाए तो वहीं बैठे बैठे मुझे गालियां दोगे। इट्स बेटर कि हम इसको यहीं पे कर लेते हैं, एक बारी बुक के अंदर ही सॉल्व कर लेते हैं। जस्ट है क्या, नंबर ऑफ पॉइंट ज्यादा है, सो ऑब्वियसली हमें बस वो कंफ्यूजन होगी ये कहां जाना चाहिए, दैट इज इट, और कुछ इसमें नहीं है। एक सेकंड, हाँ बताओ। उसके नीचे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी था उस सवाल के अंदर। एक सवाल ऐसा है बुक के अंदर ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है, हायर चार्जेस ऑफ प्लांट। जो बात है वो आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी लिख सकते हो और फैक्ट्री ओवरहेड में भी लिख सकते हो, दोनों है, मतलब मैं डिबेटेबल टॉपिक है। हाँ हाँ, लीज रेंट और हायर चार्जेस एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों में लिख सकते हो आप ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन। लेकिन जो भी करके आओ एजम्पशन दे देना, हाँ नीचे स्टेटमेंट जरूर देना। मतलब ये ना कॉस्टिंग में इसलिए बोलता हूँ ना, कॉस्टिंग में कोई लॉ तो है नहीं, एजम्पशन अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरू है, आगे चैप्टर्स में बहुत आएगी। तो ये इसमें कोई और वो क्या होगा ना, बार बार जब आप एक चीज प्रैक्टिस करोगे तो यू विल गेट टू नो कि मुझे यहाँ पे एजम्पशन लेनी पड़ती है या आईसीआई लेता है, तो वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। इसमें कोई लॉ नहीं है कि इस सेक्शन में ऐसा होता है तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें बहुत डिबेटेबल टॉपिक है ये। तो आओ जी शुरू करते हैं। अब प्रॉब्लम इस सवाल में एक और भी है कि आपको ये नहीं पता होगा कुछ वर्ड्स का मतलब। जैसे चलो शुरू करते हैं, छोड़ो इम्पैक्ट लिमिटेड, हमें बेसिकली इन दी एंड बनानी कॉस्ट शीट ही है। इन दी एंड हमें बनानी कॉस्ट शीट ही है। बस मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आपको नंबर ऑफ एडजस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए कि कहां कहां पे आनी है। आओ जी, रॉ मटेरियल परचेज की अगर बात करें तो ये कहां जाएगा, डायरेक्ट मटेरियल। अब इस क्वेश्चन में ये भी एनालाइज करना, आउट ऑफ 29 पॉइंट्स में कितने सही बता पाया। लेट्स से मैं 20 सही बता पाया, तो 10 नंबर का अगर पेपर में सवाल आ जाए और मैं 20 पॉइंट भी ठीक करके आ रहा हूं आउट ऑफ 30, तो 2/3 मार्क्स यानी 6 6.5 नंबर आपको फिर भी मिलेंगे। तो इसीलिए कोई भी सवाल पेपर में देख के डरना नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपको वो 100% नहीं आता, ऐसा नहीं होगा। बहुत डिफिकल्ट जो सवाल होगा उसमें ऐसा होगा कि वो मुझे 60-70% आता है, एक दो पॉइंट मुझे नहीं समझ में आ रहे, ये मैक्सिमम हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो कोई भी सवाल हो उसको देख के डरना नहीं है, पहले तो दिमाग में सोच नहीं बना लेनी बड़ा है, मुश्किल है, ये है, वो है। मेरा दूसरा पर्सपेक्टिव है, जितना बड़ा सवाल है ना उतना आसान होता है, जितना छोटा सवाल है उतना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन आपको निकालनी खुद होगी, ज्यादा ढूंढना पड़ेगा। जितना बड़ा सवाल है उसमें सब कुछ गिवन है, बस आपको एक फॉर्मेट में या कहीं ना कहीं उसको डाल डूल के 10-12 चीजें निकालनी है, दैट्स इट। तो जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। अब पहली बात, जीएसटी तो तुम्हें पता है, लेकिन व्हाट इज कॉम्पोजिशन स्कीम ये नहीं पता अभी कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है। बस इतना समझ लो कि कॉम्पोजिशन स्कीम में जो जीएसटी जाता है उसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता। कॉम्पोजिशन स्कीम में जो जीएसटी, अभी तुम जीएसटी जब पढ़ोगे तब तुम्हें ये बातें समझ में आएंगी, इसका हमें क्रेडिट नहीं मिलता। और अगर हमें क्रेडिट नहीं मिलता तो इसको मैं कॉस्ट में क्या करूंगा, अपने ऐड करूंगा। अगर मुझे जीएसटी का क्रेडिट मिल जाता तो मैं कॉस्ट में ऐड नहीं करता, इसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता। ये वर्ड है कॉम्पोजिशन स्कीम, ये तुम्हें अभी बताना बिल्कुल बेवकूफी है इस समय। तो मतलब अगर तुम बात करो हमारे जीएसटी में, मतलब बहुत ही सारी चीजें हैं इसके अंदर, मैं आपको फिर भी ये रही बाई चांस की बात है वहीं खुल गई। दिस इज कॉम्पोजिशन स्कीम। अब
कॉम्पोजिशन स्कीम होती क्या है, ये पूरा सेक्शन 10, व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर, व्हाट इज टैक्स रेट, ये सब है पूरी कॉम्पोजिशन स्कीम। अब एक वर्ड के लिए पूरा समझाना है, ऑब्वियसली सर समझाएंगे जब टैक्स में आएगा, अभी इसमें बेवकूफी है इसमें घुसना। बस अभी आप इतना समझ लो कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में जो जीएसटी होता है उसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता, एंड दैट इज वाई ये मेरी कॉस्ट में ऐड होगा। एक सवाल और आया था जिसमें जीएसटी आया था, एक सवाल और था जिसमें जीएसटी आया था, उसमें क्रेडिट मिल रहा था तो उसको मैंने कॉस्ट में ऐड नहीं किया था। इसमें क्रेडिट नहीं मिल रहा तो मैं इसको कॉस्ट में ऐड करूंगा। फ्रेट इनवर्ड का क्या करें जी, रॉ मटेरियल में ऐड कर लें, फ्रेट इनवर्ड है रॉ मटेरियल में ऐड कर लें। ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पहली बार आया है, रॉ मटेरियल में से क्या कर दो, माइनस कर दो, ऑप्शन 1 है ये तुमने जो बोला। दूसरा, क्या इसको हम कॉस्ट में कंसीडर करें या ना करें, बिकॉज इट इज अ नेचर ऑफ फाइनेंशियल आइटम, दोनों बातें हैं। अब तुमने जितना अभी तक का ज्ञान है उसके हिसाब से तुमने सही बोला कि रॉ मटेरियल में से क्या कर दो, माइनस, क्योंकि हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट को क्या करेगा, ये कम करेगा, बिल्कुल सही बोला। दूसरा क्या बोला मैंने आपको, लेकिन कि क्या ये नेचर की आइटम है, फाइनेंशियल नेचर, क्योंकि आपको डिस्काउंट कब मिलता है, जब आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हो, तो हो सकता है ये कॉस्ट में कंसीडर हम ना करें। दोनों चीजें मैं तुम्हारे दिमाग में डाल रहा हूं। वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर, डायरेक्ट लेबर, ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन मेड टूवर्ड, ये तो कल आ गया, आप ये डायरेक्ट लेबर में ही ऐड कर दो। प्रोडक्शन बोनस पेड टू फैक्ट्री लेबर, अब ये दो बातें, डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है, और क्योंकि बोनस दिया है, इट इज नॉट अ वेजेस, वेजेस नहीं है ये, हमने बोनस दिया, एक्स्ट्रा अच्छा काम किया होगा, तो दोनों में जा सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट खर्चा मानोगे तो डायरेक्ट लेबर में जाएगा, इनडायरेक्ट मानोगे तो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा, ठीक। वो तो हमने ऊपर डाल दिया ना, वो तो डाल दिया, वो डायरेक्ट लेबर में गया था। फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस, टेक्निकली आपने किसी ने आपको असिस्ट किया है, उसकी उसने फीस ली, अगर वो असिस्ट ना करता टेक्निकली, अगर कोई मुझे असिस्ट ना करे टेक्निकली, मैं पढ़ाई नहीं पाऊंगा। तो टेक्निकल असिस्टेंस, जैसे एक जगह पे आया था कॉस्ट ऑफ स्पेशल ड्राइंग, वो आपने डायरेक्ट एक्सपेंस में लिया था, सिमिलरली ये भी कहां जाएगा। और ये बात ध्यान रखना, वैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं, ज्यादातर जितने बड़े सवाल होते हैं ना उसमें लाइन से कॉस्ट शीट के जो एलिमेंट होते हैं, लाइन से चलोगे, वो लाइन से गिवन होते हैं, इन द सेंस पहले वो डायरेक्ट मटेरियल की बातें करेगा, फिर डायरेक्ट लेबर की, फिर डायरेक्ट एक्सपेंस की, फिर फैक्ट्री ओवरहेड की, ऐसे लाइन से बातें करेगा। तो थोड़ा सा उस चीज को भी ध्यान में रखोगे ना, तो तुम्हारे 90% चीजें तुम सही बता पाओगे, उस चीज को ध्यान में रखना। अमाउंट पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, जॉब चार्जेस पेड टू जॉब वर्कर। अब ये जॉब चार्जेस क्या होते हैं, ठेके पे मैंने कोई काम दिया, ये वो ठेका नहीं है, ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने काम दिया, उसके कोई जॉब वर्कर ने मुझसे पैसे लिए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस या फिर फैक्ट्री ओवरहेड, दोनों में जा सकता है। मैं आपको दोनों ऑप्शन दे रहा हूं। स्टोर्स एंड स्पेयर्स, ये तो कल भी आया था, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो इससे मुझे ये पता लगा कि ऊपर वाले के डायरेक्ट एक्सपेंस में ज्यादा जाने के चांसेस है, क्योंकि अभी उसकी डायरेक्ट एक्सपेंस वाली लिस्ट खत्म नहीं हुई है। तो ये चीजें थोड़ा सा दिमाग में रखोगे तो गलती होने के चांसेस कम होंगे। और दो चीजों में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो एक की तरफ आपकी प्रोबेबिलिटी खुद बढ़ जाएगी जब आप उस चीज को दिमाग में रखोगे। अभी डेप्रिसिएशन है ऑन फैक्ट्री की बिल्डिंग, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस की बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री ओवरहेड। प्लांट एंड मशीनरी तो फैक्ट्री में ही है। बच्चे बोल रहे हैं जरा वॉइस क्लियर नहीं है, रुको एक मिनट। ठीक तो है, चलो। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर्स अभी सेलिंग पे कहां पहुंच गए। अब फैक्ट्री ओवरहेड के ज्यादा चांसेस, सुपरवाइजर कहां रखोगे,
मशीन के साइड में या जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं सुपरवाइजर कहाँ रखोगे, फैक्ट्री में ही रखोगे। नेक्स्ट रिप, हो सकता है पर वो सुपरवाइजर नहीं बोलेंगे, उसको मैनेजर बोल देंगे। सुपरवाइजर इज बेसिकली टर्म यूज्ड हु इज सुपरवाइजिंग द लेबर। रिपेयर एंड मेंटेनेंस पेड फॉर, प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर कराइए। सेल्स ऑफिस बिल्डिंग, सेल ओवरहेड। व्हीकल यूज बाय डायरेक्टर, डायरेक्टर बेचने के लिए, से व्हीकल की डेप्रिसिएशन है, रिपेयर मेंटेनेंस है, ऑफिस ओवरहेड। ठीक, किसका बोलूं, डायरेक्टर है आपकी कंपनी का जिसकी व्हीकल की आपने रिपेयर कराई है, क्या बोलूं, फैक्ट्री का ओवरहेड। सेलिंग का बोलूं, माल बेचने के लिए जाते हैं। फिर ऑफिस का ज्यादा एप्ट है, हाँ, वही ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू एडमिन एक्सपेंस। जो ऑफिस ओवरहेड दोनों ही होते हैं, बट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो ऊपर ऐड होते हैं, विच आर नॉट वो नीचे ऐड होते हैं, बस फर्क इतना है। ऑफिस में आते तो सारे ही हैं, हाँ ये नीचे वाले में आएगा। ऑफिस का मतलब ये नहीं है जो ऊपर ऐड हो रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू एडमिन ओवरहेड, बट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो ऊपर ऐड होते हैं, विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन वो नीचे ऐड होते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर फैक्ट्री बिल्डिंग, ये तो कल आ चुका। क्वालिटी कंट्रोल चेक के लिए ऑफिस या फैक्ट्री। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पेड फॉर इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन प्रोसेस, कल भी था ये आया था पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पॉइंट आया था। इंप्रूवमेंट हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये है तो एडमिन का ही खर्चा, बट इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये कहां ऐड होगा, ऊपर ऐड होगा, जब प्रॉपर्ली जहां पे ऑफिस के ओवरहेड आते हैं। एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, फैक्ट्री वर्क की एडमिनिस्ट्रेशन की है, किया क्या है लेकिन किसके काम का, फैक्ट्री के काम का। तो अब सवाल क्या है, ये फैक्ट्री के ओवरहेड या एडमिन के ओवरहेड, एडमिन के ओवरहेड, बट इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और नॉट। फैक्ट्री के वर्कर की हमने एडमिनिस्ट्रेशन की है, एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स उनकी सैलरी कैलकुलेट करना, उनकी टाइम कीपिंग करना, तो ये सब होता तो एडमिन का ही पार्ट है। अब फैक्ट्री वाले लोगों, जो ऑफिस में लोग हैं, ऑफिस में जो लोग हैं वो काम तो सारा ही फैक्ट्री में आने वाले लोगों के लिए करते हैं। अब एडमिन के जो खर्चे हो रहे हैं, अगर तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट पे जाऊं तो वो जो काम कर रहे हैं वो तुम्हारे लिए तो काम कर रहे हैं, तो ऐसे तो सारे खर्चे ही उनके फैक्ट्री ओवरहेड में चले जाने चाहिए, ऐसे तो ऑफिस ओवरहेड कुछ होना ही नहीं चाहिए। सैलरी पेड टू फंक्शनल मैनेजर, प्रोडक्शन कंट्रोल का मैनेजर है। आप ये भी तो देखो ना, सैलरी है, सैलरी और वेजेस तो बचपन से इसमें कलेश रहा है, वेजेस एंड सैलरी आए तो पहले ट्रेडिंग में डालो, सैलरी एंड वेजेस आए तो पीएनएल में डालो। ये सैलरी है, लेकिन सैलरी प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए मैनेजर रखा हुआ है, ऑफिस ओवरहेड, बट इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ऑफिस ओवरहेड, लेकिन ये नीचे ऐड होगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। एंड सेल्स एंड मार्केटिंग की सैलरी दी है, सेलिंग ओवरहेड। सैलरी पेड टू जर्नल मैनेजर, ऑफिस ओवरहेड। पैकेजिंग कॉस्ट, पहली है प्राइमरी पैकिंग, नेसेसरी टू मेंटेन द क्वालिटी, ऑफिस ओवरहेड विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग ओवरहेड, ये सेकेंडरी पैक। प्राइमरी पैकिंग का मतलब क्या होता है, सवाल पहला ये है। टूथपेस्ट के ऊपर की ट्यूब इज प्राइमरी पैकिंग, उसके ऊपर का डब्बा इज सेकेंडरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग इज मस्ट फॉर मेकिंग द प्रोडक्ट, अगर वो नहीं होगी तो आप टूथपेस्ट ऐसे तो नहीं बोले भैया 1 किलो दे दो थैली में डाल के, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो प्राइमरी पैकिंग जो है वो इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ओनली। इंटरेस्ट एंड फाइनेंस चार्जेस कॉस्ट में आएंगे ही नहीं, बिकॉज ये क्या है, फाइनेंशियल नेचर के खर्चे हैं जिनका कॉस्ट से कोई नाता नहीं है। फीस पेड टू ऑडिटर, लीगल एडवाइजर,
ये सब ऑफिस के ओवरहेड है, बट दे आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये सब कहां आएंगे, नीचे ऐड हो जाएंगे। हाँ, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट फॉर ऑनलाइन सेल्स। अब हमने वेबसाइट की मेंटेनेंस कराई है, किस लिए, सेल्स हो जाए, पर क्या ये सेलिंग ओवरहेड है या, अब आप खर्चे को भी तो देखा करो, उसका काम किस लिए कराया वो भी तो एक मैटर है, लेकिन खर्चा कहां हुआ। अब वेबसाइट वाले को मैं बुलाता हूं, मैं भी वेबसाइट वाले को बुलाता हूं और वेबसाइट वाले को बोलता हूं भाई मेरी फटाफट से वेबसाइट ठीक कर दे, आजकल या तो ऑफलाइन हो गई है, उसका सर्टिफिकेट खत्म हो गया, वॉट, मेरा भी पर्पस सेल है कि वेबसाइट पे गूगल पे ऐड होगी तो लोग सेल करेंगे, पर क्या वो खर्चा सेलिंग ओवरहेड हुआ या ऑफिस ओवरहेड हुआ, ऑफिस ओवरहेड हुआ। सेलिंग ओवरहेड क्यों होगा, सेलिंग ओवरहेड का मतलब होता है जो सेल्स करने के लिए आपने सामान यूज किया, लोगों को सैलरी, सेल्स पर्सन रखे हुए आपने, ही इज नॉट अ सेल्स पर्सन। वो जो पर्सन आपका आया वेबसाइट ठीक करके गया, वो आपका सेल्स पर्सन है क्या, नहीं। तो क्या हम ये देखते हैं उससे इफेक्ट किस पे पड़ेगा, मेरी काउंसलर दिन रात कॉल करती है बच्चों को, इन दी एंड उसका इफेक्ट सेल्स पे पड़ेगा, बच्चे बढ़ेंगे, तो क्या उसकी सैलरी सेलिंग ओवरहेड में डालूं या ऑफिस ओवरहेड में डालूं, ऑफिस ओवरहेड में डालूं। इन दी एंड तो हर कंपनी का पर्पस जो वो कर रही है वो सेल्स के लिए कर रही है, बट दैट डज नॉट मीन कि हर खर्चा सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा। तो ये किस लिए होना चाहिए, ऑफिस ओवरहेड होना चाहिए, बट इट इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन। परफॉर्मेंस बोनस पेड टू सेल्स स्टाफ, सेलिंग ओवरहेड। अब ये तो ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। अब हमें देखना है कि आउट ऑफ 29 कितने हम लोग ठीक कर पाए, दो तो ठीक हो ही गए, ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। अभी चेक करते हैं, सबसे पहले हमने देखो रॉ मटेरियल परचेज, हमने बोला था रॉ मटेरियल में आएगा, हाँ तो बोला ना कॉस्ट में तो ऐड होगा, यही तो हमने लिखा था कि इसको क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, यही तो हमने लिखा था इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमने जीएसटी ओके कर दिया, 2 पॉइंट ठीक हो गए हमारे, फ्रेट इनवर्ड हमने ठीक कर दिया, और ट्रेड डिस्काउंट हमने गलत किया। अब अपनी कॉपी के ऊपर लिखो, जहां पे भी ये सवाल तुम घर पे जाके करोगे वहीं पे लिख लो, कैश डिस्काउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड, कैश डिस्काउंट विल नॉट बी कंसीडर्ड, but trade discount will be considered. Cash discount will not be considered, but trade discount will be considered. तो ट्रेड डिस्काउंट हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। उसके बाद एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, यहां तक तो हमारा ठीक हो गया, रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट लेबर में हमने वेजेस पेड टू फैक्ट्री वर्कर ये लिया था, कंट्रीब्यूशन मेड टुवर्ड्स पीएफ एंड ईएसआई ये भी लिया था, लेकिन जो प्रोडक्शन बोनस था वो हमने कहां डाल दिया था, प्रोडक्शन बोनस डायरेक्ट लेबर में भी आ सकता है और फैक्ट्री ओवरहेड में, कॉपी के ऊपर लिख लो, प्रोडक्शन बोनस विल बी कंसीडर्ड इन डायरेक्ट लेबर। ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही तो हैं, बड़े सवाल में यही होता है बस, और क्या है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। और नीचे लिख दो हमने इसको ये कंसीडर किया है, प्रोडक्शन बोनस विल बी कंसीडर्ड इन डायरेक्ट लेबर, इन स्पेस डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मत लिख देना, प्रोडक्शन बोनस विल बी कंसीडर्ड इन डायरेक्ट लेबर। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस में देखो, फीस फॉर टेक्निकल असिस्टेंस हमने भी ली थी, पावर एंड फ्यूल हमने भी लिया था, जॉब चार्जेस हमने भी लिए थे, ओके रिपोर्ट हो गया, यहां तक तो ठीक है। मतलब लगभग हमारे अभी तक जो गलत हुआ, एक गलत हुआ आउट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 में से एक पॉइंट, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारे ज्ञान नहीं है। अभी हमने रिकंसिलेशन वाला जब चैप्टर पढ़ोगे ना, मैं कल बता रहा था आपको, ये सारी बातें वहां पे हैं कि क्या हमें कॉस्ट में लेना होता है, क्या फाइनेंस में लेना होता है, ये सारी बातें आपकी वहां पे हैं। कॉस्ट शीट में आगे तो हम लोग अभी पढ़ लेते हैं इसको साथ साथ। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, स्टोर्स एंड स्पेयर्स हमने फैक्ट्री में ही डाला था, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग फैक्ट्री में डाला था, प्लांट एंड मशीनरी भी डाला था, रिपेयर भी डाला था, इंश्योरेंस भी डाला था, फैक्ट्री की इंश्योरेंस भी डाला था, ये सब हमने डाला था। सैलरी पेड टू सुपरवाइजर जो कि फैक्ट्री ओवरहेड, तो ये भी हमारे सारे ठीक। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आ गया,
प्लस ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP हमारी आ गई। नेट वर्क्स कॉस्ट कह लो या फिर फैक्ट्री कॉस्ट कह लो, एक ही बात है। उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक हमने यहीं पे डाला था, ऑफिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी यहीं डाला था, और एडमिन का खर्चा विच इज रिलेटेड टू वो भी यहीं आएगा। क्या क्या था उसमें, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क, देखो चेक करो हमने यहीं डाला था। कहां गया ये रहा, एक्सपेंसेस पेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री वर्क। उसके बाद सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, ये हमने कहां डाला था, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, सैलरी पेड टू प्रोडक्शन कंट्रोल मैनेजर, ये रहा, हमने भी सही डाला, ये देखो सैलरी टू प्रोडक्शन मैनेजर, ये हमने प्रोडक्शन में डाला है बस। उसके बाद स्क्रैप वैसे नीचे एडजस्टमेंट में गिवन था, स्क्रैप नीचे पॉइंट में गिवन है, ये रहा। अब ये देखना सोचना, अमाउंट रियलाइज्ड बाय सेलिंग वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो वेस्ट जनरेट हुआ, ये रॉ मटेरियल बेचा या जो जनरेट हुआ उस पर काम किया होगा तभी तो ये WIP का स्क्रैप है, तो 66,000 रुपए यहीं से माइनस होंगे। और उसके बाद प्राइमरी पैकिंग भी हमने लिया था, या आगे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिर ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इज योर COGS, एंड उसके बाद एडमिन के खर्चे। अब तो इसके बाद तो कुछ होता नहीं है, इसके बाद तो जो खर्चे बच गए वो आपको सारे डालने हैं, बस एक कैटेगरी बन जाती है एडमिन। ये कौन से एडमिन है, विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, जो हमने ऊपर ऐड नहीं किए हैं। रिपेयर मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑफिस, सैलरी पेड टू फाइनेंस एंड अकाउंट, जनरल मैनेजर, ऑडिटर, ये सब हो गया, ये तो बिल्कुल क्लियर है, हमने यही लिखे थे सारे। और सेलिंग ओवरहेड में सेल्स ऑफिस की रिपेयर मेंटेनेंस, सैलरी पेड टू मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ वेबसाइट, ये रहा। ये तुमने कहा था सेलिंग ओवरहेड में आना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा था ऑफिस ओवरहेड में आना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया है, ये तुमने ठीक निकले तुम तो, चलो बढ़िया है। पेमेंट ऑफ बोनस टू सेल्स स्टाफ, ये भी यहीं आएगा। उसके बाद पैकेजिंग सेकेंडरी पैकिंग है, ये भी यहीं हमने लिखी थी। और इंटरेस्ट एंड फाइनेंस, ये गलत है, ये बुक में गलत किया हुआ है, ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये बुक में गलत किया हुआ है। किसमें वो गलत है, देखो मतलब ये ना वही बात है, डिबेटेबल है। अकॉर्डिंग टू मी ये ऑफिस में ही जाना चाहिए, पर आईसीआई ने इसको सेल्स में ले रखा है, बिकॉज है तो सैलरी ही। मतलब अभी हम लोग प्रैक्टिकली भी वेबसाइट ठीक कराने का खर्चा मैं अपने ऑफिस ओवरहेड में डालता हूं, मैं आज भी वो डालता हूं, लेकिन आज तक किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई और ना उठेगी, क्योंकि ये कॉस्टिंग में ना वही बात है, एक दो जगह पे डिबेटेबल टॉपिक है, इसमें कोई आफत नहीं है, बट ठीक है एजम्पशन लिख दो, नहीं तो तुम आईसीआई को फॉलो करो, सीधी बात। हमें आईसीआई जो कहता है वो हमारे लिए भगवान है, बात खत्म। नहीं हेडिंग तो बनानी पड़ेगी, अगर तुमने हेडिंग नहीं बनाया तुमने वही मेन खत्म ही हो गया, फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो तुम्हारा गलत होने का चांस खत्म हो गया। ऑफिस ओवरहेड इज इक्वल टू एडमिन ओवरहेड बट विच आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन दैट आर एडेड अप ऊपर, और जो नहीं होते वो नीचे। हाँ नहीं उससे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू में फर्क आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितनी आएगी प्लस ओपनिंग फिनिश क्लोजिंग की वैल्यू तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ही तो निकालते हो, उसकी वैल्यू में फर्क आएगा। किसी अगर आपने ज्यादा खर्चे ऊपर ऐड कर दिए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा आएगी, और जो माइनस होती है तो आपका आंसर कम आ जाएगा, नीचे का आंसर वो गलत हो जाएगा। अगर खर्चे क्लोजिंग स्टॉक से ऊपर और नीचे कुछ ऊंच नीच हुई तो आंसर गलत हो जाएगा, बस ये पॉइंट है। उसमें कोई फर्क नहीं है, इतना कोई चेक नहीं करता, मतलब गलत तो है पर इतना कोई चेक नहीं करता, सच बात ये भी है। हाँ ये जो ये कह दिया अगर मान लो ये खर्चा हमने ऊपर डाल देते और ये कोई खर्चा नीचे डाल देते, इसी में ऊंच नीच हो जाती तो आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इतना कोई चेक करता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बात यही है, इतना कोई चेक नहीं करता, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस उसके बाद आगे आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, और हमने नीचे assumption क्या दे दी, जीएसटी पेड अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम वुड बी इंक्लूडेड अंडर कॉस्ट ऑफ मटेरियल बिकॉज इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलता। ठीक है जी, तो इतना बड़ा सवाल है, 99% पेपर में नहीं आएगा, बट आएगा तो हाँ 20 नंबर का आएगा, और मैं तो चाहता हूं अब आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको कुछ मत करो ना तुम, बार बार इस आंसर भी मत देखो, इसके